घर में शादी का माहौल था। परसों अंजलि की ननद मधु की शादी है और आज उसका महिला संगीत था। अंजलि को शादी की भाग दौड़ में पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाया था। अंजलि सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर अंजलि को ज्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर उसने हल्का मेकअप किया और पीले रंग का अनारकली सूट पहना। कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई बाल सज्जा न आने के कारण अंजलि ने बालों को खुला ही छोड़ दिया था। तैयार होने के बाद अंजलि बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग का अनारकली सूट अंजलि पर खूब फब रहा था। तभी रूम में अंजलि का पति अभिषेक आता है। अंजलि को देखकर अभिषेक भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। अभिषेक कहता है, यार तू तो बेकार ही पार्लर जाने के लिए कह रही थी, तुम तो ऐसे ही सुंदर लग रही हो। अच्छा, अभिषेक ने बात को टालते हुए कहा, बताओ किस काम से आए हो। वो याद आया, वो चाची जी तुम्हें बुला रही है। ठीक है आप चलो, मैं आती हूँ। सुनकर अभिषेक रूम से चला जाता है और अंजलि मुस्कुराकर रह जाती है। अंजलि चाची जी से मिलने के लिए जाती है। अंजलि को देखते ही चाची जी ब्यूटीफुल बोलती है, जिस पर अंजलि हंस देती है। वहीं पर ही अंजलि की ननद मधु और सास शकुंतला भी होती है। मधु अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई है। उसने हल्के पिंक कलर का लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। मंजू की चाची जी का इस तरह अंजलि की तारीफ करना पसंद नहीं आता। वह अजीब तरीके से अंजलि को देखती है। मंजू सोचती है कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी चाची जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई है, तब भी चाची जी भाभी की तारीफ कर रही है। मंजू को इस तरह अपनी ओर देखते हुए अंजलि को बहुत अजीब सा लगता है। वह मंजू को कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मंजू थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। चाची जी अंजलि को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थी। पहले ढोलक पर गाने होंगे, उसके बाद डीजे पर डांस होगा। अंजलि डांस के बारे में सोचकर बहुत ही उत्सुक है, क्योंकि उसके मायके में सब ग्रुप में डांस करते थे और उसे बहुत मजा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा ग्रुप डांस में बहुत मजा आएगा। पर ढोलक पर गाने और भजन गाए गए। उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो अंजलि के हाथ पांव फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक किया नहीं। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वह डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे जबरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसने भी जैसा आता था मन से डांस कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की और कई औरतों ने उससे कहा कि उसने बहुत अच्छा डांस किया है। अभिषेक ने भी थम्स अप करके इशारे से बताया कि अंजलि ने बहुत अच्छा डांस किया है। अंजलि को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। उसने पहली बार सोलो परफॉर्म किया था। अंजलि जाकर अपनी नंद के पास मंजू के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि मंजू की ड्रेस बैकलेस है और उसके पीछे से स्टेप भी दिख रही है। दीदी आपकी स्टेप दिख रही है, कहती हुई अंजलि ठीक करने की कोशिश करती है, तो मंजू कहती है कि कोई नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। अंजलि ने सोचा स्टेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब अंजलि का लहंगा तैयार होकर आ गया था, तो अंजलि की सास शकुंतला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए अपने पास मंगाया था। लहंगे को देखकर शकुंतला जी भड़क गई और अंजलि को फोन करके कहने लगी कि तूने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं बनवाई। अंजलि ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब शकुंतला ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके बाद अभिषेक का फोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया है, मम्मी भड़क रही है। अंजलि ने अभिषेक को ब्लाउज बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब अंजलि को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल सही है ना, वो स्लीवलेस है, ना ही उसका बड़ा गला है। लहंगे का दुपट्टा भी हैवी है, जिससे कि ब्लाउज तो पूरा ढक ही जाएगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो यह बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाने की या कुर्ती। अंजलि का गुस्सा देखकर अभिषेक बोला, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मम्मी ऐसे ही कह रही थी, जो बन गया है वो ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज से अंजलि वर्तमान में लौट आती है। शकुंतला जी को देखती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही है। उन्हें न अपनी बेटी की बैकलेस ड्रेस दिखाई दे रही है, ना ही अपने संस्कार। शायद आज उनके संस्कार तेल लेने चली गई है।
लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं कि बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं या उसे अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अंजलि भी काम खत्म करके जब अपने रूम में जाने लगती है तो उसे पास के रूम में चाची जी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें अपना नाम सुनकर अंजलि ठहर जाती है। चाची जी मंजू से कह रही थी कि आज अंजलि बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। यह सुनकर मंजू बोली, चाची जी इसे सुंदर होना नहीं कहते, ये तो बस ठीक ठाक है। औसत अंजलि भी उस रूम में कुछ सामान लेने के लिए बहाने से जाती है तो मंजू उसे देखकर चुप हो जाती है। अंजलि कुछ सामान उठाकर अपने रूम में चली आती है। उसे मन उसे मंजू पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मंजू उससे इतना चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी अभिषेक भी रूम में आ जाता है। अंजलि अभिषेक को मंजू और चाची जी के बीच हुई सारी बात बता देती है और पूछती है कि मंजू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ तो वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस दिखाई नहीं दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था और आपको पता है मंजू ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। अभिषेक कहने लगा, अरे छोड़ना, मंजू को तुमसे चिढ़ हो रही होगी, उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें मेरी गलती क्या है। अंजलि ने गुस्से में कहती है, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा है कि तू इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कर, एक कान से सुन दूसरे से निकाल। अभिषेक उसे प्यार से समझाता है। अभिषेक की बात सुनकर अंजलि को हंसी आ जाती है, पर अंजलि सोचने लगी कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, ताने देते हैं। पर अंजलि ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और वह अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में अभिषेक को बताना शुरू कर दिया। आखिर शादी का दिन भी आ गया। शादी की व्यवस्था एक मैरिज हॉल में की गई थी। आज अंजलि भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हरे रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हरे रंग का लहंगा उस पर खूब फब रहा था। पार्लर वाली ने मेकअप भी बहुत अच्छा किया था। आज अंजलि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब अभिषेक उसे पार्लर से लेने गया तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। गाड़ी से मैरिज हॉल आते समय हुए उसे अंजलि से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पता है वैसे पार्लर में जो और भी लेडीज तैयार होने आई थी वो भी यही कह रही थी, तो अब यकीन आ गया कि मैं सच में कह रहा हूँ। अंजलि ने शर्माते हुए कहा। अभिषेक भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे ही देखे जा रहा था। यह देखकर अंजलि को और शर्म आ रही थी। मैरिज हॉल में काफी रिश्तेदार आ चुके थे। अभिषेक के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। अभिषेक सबसे अंजलि को मिलवाता है। सभी अंजलि से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अंजलि को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी पत्नियां अंजलि की तारीफ करती हैं तो ऊपर से तो अंजलि धन्यवाद कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर उसका मन मयूर खुशी से नाच रहा होता है। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना हो। उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही होती है। मंजू भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था, वह भी सुंदर लग रही थी। पर जैसे ही वह मंजू को देखती है उसकी वही चिढ़ नजर आने लगती है। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से आ जाती है। रिबन कटवाया जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि रिबन कटवाने की रस्म हो जाती है। अब दूल्हे की आरती की बारी आती है। इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। यह रस्म दरवाजे पर ही होती है, पर यह क्या, शकुंतला जी तो घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गई। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर पुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की माँ आगे आकर शकुंतला से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। यह सुनकर शकुंतला जी की सांस में सांस आती है। वो अभिषेक को जल्दी से पटरी और आरती की थाली लेने घर भेज देती है। अभिषेक घर से पटरी और आरती का सामान ले आता है। दूल्हे की आरती की रस्म पूरी की जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती है।
7 फेरे होने के बाद वधु पक्ष और वर पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। दूल्हे की माँ अंजलि के पास आकर कहती है, बेटा हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? जी आंटी जी, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, आप बैठिए। अंजलि गद्दों का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। अंजलि गद्दों का इंतजाम करवा देती है। आंटी जी, मैंने गद्दे बिछवा दिए हैं, आप आराम कर लीजिए। थैंक यू बेटा, कहकर दूल्हे की माँ चली जाती है। अंजलि भी घर की औरतों के पास आकर बैठ जाती है, जो पहले से ही कुछ बातें कर रही है। आ अंजलि, बैठ हमारे पास। तेरी शादी के बाद अब तुझसे मिल रही है। अब तो शादी ब्याह ही बहाना रह गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास टाइम है आजकल। उनमें से एक औरत अंजलि से कहती है, जो रिश्ते में अंजलि की ननद लगती है। जी दीदी, आप सही कह रहे हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, अच्छा हुआ आप लोग शादी में आए, हमें भी तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू दीदी, हम लोग तो मंजू की सास के बारे में बात कर रहे थे, कितनी अच्छी है। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई, सोने के लिए गद्दे नहीं मिल रहे थे, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप गद्दों का इंतजार कर रही थी। और एक शकुंतला चाची है, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है? तुझे भी याद है दीदी? वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ, भूलना भी चाहूँ तब भी भूल नहीं सकती। सोचकर ही अंजलि उदास हो जाती है। अंजलि की शादी के लिए अंजलि के पापा ने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा तैयारियां की थी। अभिषेक के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उन्हीं की पसंद का फर्नीचर, उनकी पसंद के सारे वर पक्ष को दिए जाने वाले कपड़े, सारा दहेज उन्हीं की पसंद का था। फिर भी शकुंतला जी और उनके पति किशोर उन्हें फोन करके बार बार आगाह करते रहते कि शादी में कोई कमी ना रह जाए। अंजलि के पापा अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने वैसे ही तैयारी की जैसे लड़के वाले चाहते थे, लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने से वो घबरा रहे थे कि कहीं शादी में कोई कमी ना रह जाए। शादी लोकल थी, इसलिए बारात में आने वाले लोग भी निश्चित नहीं थे। शादी मैरिज हॉल में हो रही थी। शादी के दिन अंजलि पार्लर से ही मैरिज हॉल पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। अंजलि की भाभी, बहन, परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना भी लगातार जारी था। लोकल शादी थी, इसीलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। अंजलि के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। अंजलि की बहन सुधा तो आज बहुत खुश थी। आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था। जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचती गाती बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लकड़ी की पटरी तो घर ही भूल गई। बस इसी बात पर शकुंतला जी भड़क जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इतनी भी अक्ल नहीं है, दूल्हे की आरती में पटरी भी रखते हैं। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम लोगों को ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते थे तो शादी करनी जरूरी थी। तुम्हारे घर में मर्द नहीं है स्वागत करने के लिए। शकुंतला के जो मुंह में आ रहा था वो लगातार बोले जा रही थी। अंजलि की भाभी, बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। बारात की आदमी और औरतें उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। और शहर से आए मेहमान भी ये तमाशा देख रहे थे। अजीब माहौल हो गया था, पर शकुंतला जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुधा को बहुत रोना आ रहा था, उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह शकुंतला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती कर ली गई। अब शादी में किसी को वह उत्साह नहीं रहा। अंजलि का भाई सोम अभिषेक को स्टेज तक ले आता है। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। शकुंतला के व्यवहार से सभी हैरान थे कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। सारे मेहमानों के सामने लड़की वालों को इतना कैसे सुना सकती है। पर शकुंतला को अपने किए का कोई पछतावा भी नहीं था। सोम के दोस्त आरव से नहीं रहा जाता। वो सोम से कहता है, यार कैसे लोगों में तुमने अपनी बहन की शादी कर दी, ये तो बहुत बेकार है। इस पर सोम कहता है, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो ये सब सही लग रहा था, देख ले यार मुझे सही नहीं लग रहा है। आरव सोम से कहता है। अब सोम को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वो अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी अंजलि। अंजलि भी मैरिज हॉल पहुंच गई थी। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर उसे कुछ कमी खल
लग रही थी। कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी किसी ने नहीं बताया कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। किसी ने भी कोई हंसी मजाक नहीं किया, ना जूता चुराने की रस्म हुई। सब बेमन से उपस्थित थे। फिर शादी होने के बाद अंजलि और अभिषेक को अंजलि के घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब अंजलि घर पहुंची तो अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अंजलि को यह सुनकर बहुत दुख भी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, शकुंतला जी नहीं बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बात सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? पर फिर अंजलि की मम्मी उसे समझाने लगती हैं, जो हो गया सो हो गया, तो गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादियों में ये सब होता रहता है। अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। अंजलि चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती है। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था। उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ। उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। क्या लड़की के माता पिता होना इतना बुरा होता है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती है? यही सोचती अंजलि भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। अंजलि अंजलि कहाँ खो गई? अंजलि की ननद ने अंजलि को हाथ लगाकर पूछा। उनके हिलाने से अंजलि अतीत के वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ अंजलि? ननद अंजलि से पूछती है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कहकर अंजलि उनकी ओर मुस्कुरा देती है। पर वह मुस्कुराहट उसके अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाती। तभी एक महिला जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है उससे पूछती है, अंजलि तेरे मायके वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो शादी में नहीं आए? अंजलि गहरी सांस लेते हुए कहती है, दीदी कैसे आते जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उन्हें शादी का कार्ड नहीं दिया गया। अंजलि इस सवाल का जवाब देते देते थक गई थी। अब तक कई रिश्तेदार उसके मायके वालों के बारे में पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उसका मन टूट जाता था। शादी का कार्ड नहीं दिया, ये तो हद हो गई। अपनी समधियों के साथ कोई ऐसा करता है? चाहे कोई भी बात हो, पर कार्ड तो देना ही चाहिए था। दीदी यहाँ तो जो हो जाए वो कम है, आप तो बस सब कुछ जानते हैं, कहकर अंजलि चुप हो जाती है। अंजलि को चुप देखकर जेठानी बात बदल देती है। अंजलि, मंजू की ज्वेलरी तो बहुत सुंदर है, पर उसका लहंगा इतना खास नहीं है। सिंपल लाल रंग का है, कुछ अलग नहीं लगता। कितने का है? दीदी 60,000 का है। जितने पैसे खर्च किए उतने वसूल नहीं हुए। तेरा लहंगा बहुत सुंदर है। तूने लहंगा यहीं से लिया है या मुंबई से? अभिषेक की जो मुंबई में थी। अंजलि और अभिषेक अपनी बेटी के साथ वहीं रहते थे। दीदी ये मैंने सदर बाजार से लिया है। मेरी एक फ्रेंड फैशन डिजाइनर है, उसी ने मुझे ये दिलाया है। उसे कपड़ों और फैशन की बहुत ही जानकारी है। वो तो दिख रहा है, हरे रंग का सेट भी बहुत कुछ अलग हटके है। जेठानी लहंगे को निहारती हुई कहती है, वो बता रही थी कि ये फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है, लेकिन ये उसकी कॉपी है। अंजलि जेठानी को बताती है, सच में बहुत खूबसूरत है, मेरा तो जी आ गया इस पर। जेठानी लहंगे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ऐसे ही बातें करते करते विदाई का समय भी आ गया। विदाई के समय शकुंतला को उदास देखकर मंजू की सास उन्हें तसल्ली देती है कि वह मंजू को बेटी की तरह रखेगी। उनके ये शब्द सुनकर अंजलि शकुंतला जी की ओर देखती है, जो अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी। मंजू की विदाई हो जाती है। अभिषेक और अंजलि मुंबई आ जाते हैं। क्या कोई बम फूटने वाला है? क्यों? तुमने रास्ते भर बात नहीं की? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि बम कब फटेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, मुझे पता है बहुत कुछ गलत हुआ है और उसके लिए काफ़ी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने तुम्हें हमारी शादी के बाद ही रोक दिया होता, जब उन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था, तो आज उनकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। अभिषेक को अपने बर्ताव पर अफसोस होता है। पता नहीं जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमारी शादी में इतना हंगामा किया था, मंजू की शादी में उससे भी ज़्यादा गलतियाँ की। क्या उन्हें एहसास हुआ होगा उन्होंने मेरे परिवार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था? भगवान ने उन्हें वैसी ही परिस्थिति में डाला। क्या उन्होंने उनका इशारा समझा होगा कि वो दूसरे के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं? नहीं समझा होगा। अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे परिवार को शादी में न्योता तक नहीं दिया। क्या इस घर में मेरा इतना भी सम्मान नहीं? मैं लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई। क्या कसूर था मेरे पापा का इतना कि उन्होंने इतने सालों में पहली बार अपनी बेटी का पक्ष लिया था?
और उनकी गलत बातें सुनने से इनकार कर दिया था। इसका बदला उन्होंने सारे समाज के सामने लिया। उन्होंने इतनी भी शर्म नहीं की कि मेरा भाई हर साल दिवाली पर उनके घर आता था। वो उससे ढंग से बात तक नहीं करते थे। वे भी अपने भाई को मना करती थी कि तू यहाँ मत आया कर, पर वह कहता था कि रिश्ते निभाने के लिए यह सब सहना पड़ता है। उन्होंने न्योता न देकर यह दिखाया कि उसे उनके घर नहीं आना चाहिए था। अंजलि गुस्से से हाँफने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हमेशा मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती करती है। हमारी शादी में भी उन्होंने यही किया था और अब मंजू की शादी में भी यही किया। जब से हमारी शादी हुई है उनका मेरे प्रति यही व्यवहार है। पर अब बहुत हो गया, मैंने बहुत रिश्ते निभा लिए, अब और मैं समझौता नहीं करूंगी। अंजलि दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछ लेती है। मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। अभिषेक अंजलि से वादा करता है। अगले दिन अभिषेक ऑफिस चला जाता है। अंजलि घर के काम कर रही होती है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो सोच रही थी कि अगर वह शादी में ना जाती तो क्या होता। उसके सास ससुर को लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल हो जाता, लेकिन वह अपनी ओर से लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उन्हें किसी चीज की कद्र नहीं है। यही सोचते सोचते शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। अभिषेक भी घर आ गया था, पर वह उससे बात नहीं कर रही थी। अंजलि, जो हो गया उसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। अभिषेक अंजलि को छेड़ते हुए कहता है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अंजलि अभिषेक की ओर से मुंह फेर लेती है। कोई बात नहीं, हम दीवारों को सुना देते हैं, तो दीवारों सुनो। मेरे बॉस और उनकी पत्नी शादी में आए थे, तो जब उनकी पत्नी ने अंजलि को देखा तो उन्होंने अंजलि को ही दुल्हन समझ लिया था। वो तो बॉस ने उन्हें बताया कि भाई ये दुल्हन नहीं है, अभिषेक की वाइफ है। तो दीवारों, आज बॉस ने मुझे ये बात बताई थी। अभिषेक की बात सुनकर अंजलि चुपके से मुस्कुराने लगती है। अंजलि को मुस्कुराता हुआ देखकर अभिषेक कहता है, दीवारों, आज ये सिद्ध हो गया कि पत्नी कितनी भी नाराज हो, पर अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर वह हमेशा खुश हो जाती है। अभी बताती हूँ मैं आपको। अंजलि अभिषेक को तकिया मारने लगती है। अभिषेक उससे बचने के लिए भागने लगता है। मंजू की शादी हुए 5 महीने हो गए थे। अंजलि के जीवन में भी खुशखबरी आ गई थी। वह 4 महीने की गर्भवती थी। अंजलि और अभिषेक बहुत खुश थे, परंतु डॉक्टर ने अंजलि को बेड रेस्ट बताया था। अंजलि फिर भी घर के काम करती रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब ही रहती थी। मंजू की सास को भी अंजलि की तबीयत के बारे में पता चला, तो वह अंजलि का हाल चाल जानने के लिए अंजलि को फोन करती है। औपचारिक बातचीत होने के बाद मंजू की सास अंजलि से पूछती है, अंजलि, एक बात बताओ, क्या आप लोगों के यहाँ ये रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपने मायके में रहती है और दामाद भी उसके साथ रहता है? ऐसा तो कोई रिवाज नहीं है आंटी जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अंजलि उत्तर देती है, अरे तुम्हारी सास का फोन आया था, करवा चौथ आने वाला है ना, तो वो कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछ लूँ। आंटी जी, मेरे समय में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था, अब बन गया हो तो मैं कह नहीं सकती। अंजलि को अपनी सास के कथन पर हैरानी हो रही थी। कोई बात नहीं अंजलि, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं फ़ोन रखती हूँ। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। फ़ोन कट जाता है और अंजलि सोचती रह जाती है, कैसे लोग हैं ये, सब चीज़ों को कैसे अपने हिसाब से बदल देते हैं। मुझे तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरे घर जाने नहीं दिया था, तब ये रिवाज नहीं था, और दामाद को रखने का भी अच्छा बहाना है, जबकि इन्हें तो मेरे घर पर 10 मिनट भी रुकने नहीं देते थे। सोचते सोचते अंजलि अपनी पहली करवा चौथ के बारे में सोचने लगती है। शादी होने के कुछ महीनों बाद अभिषेक अंजलि को अपने साथ मुंबई ले आया था। अंजलि की पहली करवा चौथ आने वाली थी। अंजलि की मम्मी भी बहुत खुश थी। मम्मी ने कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है, तो वह उसे अच्छे से पूजा करना
और सारी विधियां सिखाएगी, जिससे वो आगे से खुद अच्छे से सारी विधि कर सके। शकुंतला जी के शादी में किए गए व्यवहार की वजह से अंजलि उनके पास नहीं जाना चाहती थी। अंजलि ने अभिषेक को बताया कि वह करवा चौथ पर अपने घर जाना चाहती है। उसकी मम्मी अच्छे से उसे सब पूजा पाठ करना सिखा देगी। और घर गए हुए भी काफी समय हो गया है। उसका मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछकर बताता हूँ, अभिषेक अंजलि से कहता है। अंजलि खुश हो जाती है। उसका अपने घर जाने का बहुत मन हो रहा था। अभिषेक शाम को अपने घर फोन करता है और अंजलि को करवा चौथ पर उसके घर भेजने के लिए पूछता है। अभिषेक की बात सुनते ही उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं और वो अभिषेक पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वो अभिषेक से अंजलि को फोन देने के लिए कहती है। अभिषेक अंजलि को फोन पकड़ा देता है। अंजलि डरते डरते फोन ले लेती है। अंजलि को उन लोगों के फोन आने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अंजलि को ताने मारते रहते थे। जब कभी भी अभिषेक के घर से फोन आता था, अंजलि के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसे लगता, पता नहीं आज किस बात के लिए सुनना पड़ेगा। अंजलि के मन में उन लोगों का अजीब सा डर बैठ गया था। अंजलि डरते हुए फोन पकड़ लेती है। उधर से अभिषेक के पिता अंजलि से बात करते हैं। अंजलि उन्हें नमस्ते करती है। किशोर जी अंजलि से कहती है, अंजलि, अभिषेक कह रहा है कि तुम्हें करवा चौथ पर अपने घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। तुम्हारे पापा ने बड़ा शादी में कुछ किया है जो करवा चौथ पर कुछ दे देंगे। ऐसी होती है शादी जैसी उन्होंने की है। शादी तो हम बताएंगे कैसी होती है जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। शादी तो शादी, अपने उन्होंने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए, पर पापा जी ने तो पूरे पैसे दिए थे। कहीं पूरे पैसे नहीं दिए, तेरे पापा ने 50,000 रुपये कम दिए हैं। पर कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, समझे, कहकर किशोर जी फोन काट देते हैं। अंजलि फोन हाथ में लेकर उसे घूरती रहती है। आंखों में आंसू आ जाने के कारण उसे फोन भी धुंधला दिखाई देने लगता है। अंजलि की ऐसी हालत देखकर अभिषेक को उसकी चिंता होने लगती है। वह अंजलि से पूछता है, क्या हुआ अंजलि, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? क्या कहा पापा ने? अंजलि अभिषेक की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ ठानकर अपने घर फोन लगा देती है। उसकी मम्मी फोन उठाती है। अंजलि को फोन जानकर वो खुश हो जाती है और अंजलि से पूछती है, अंजलि, अभिषेक ने अपने घर पर पूछ लिया, हम कब लेने आ जाए तुझे? मम्मी, मैं नहीं आ रही हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। पर क्यों मना कर दिया? अंजलि उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उनसे पूछती है, मम्मी पापा जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तेरे पापा यही है अंजलि, क्या बात है? अंजलि की मम्मी को चिंता होने लगती है। आप प्लीज पहले पापा जी को फोन दो। अंजलि की मम्मी हार कर अंजलि के पापा को फोन दे देती है। अंजलि के पापा फोन ले लेते हैं। अंजलि, क्या बात है बेटा? पापा जी, आप मुझे ये बताइए, आपने गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे? बेटा, जितने उन्होंने मांगे थे 7 लाख रुपए पूरे दिए थे। पर इनके पापा तो कह रहे हैं कि आपने 50,000 रुपये कम दिए थे। नहीं बेटा, पूरे पैसे दिए हैं। हमारे पास गवाह भी है जिन्होंने शादी कराई है, पांडे जी, उनके सामने पूरे पैसे गिनकर दिए हैं। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? छोड़ ना बेटा, ये सब तो शादी ब्याह में चलता रहता है, इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं पापा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपने पूरे पैसे दिए हैं तो वो इस बात को नकार कैसे सकते हैं? आप उनके पास जाकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं अंजलि, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता रहता है, वैसे भी हम लड़की वाले हैं। पापा जी प्लीज, अब कभी भी इस लाइन को मत बोलिएगा, और अगर आप इस बात को उनके पास जाकर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कभी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं अंजलि, ये गाड़ी बेटा हमने तेरे लिए दी है, अगर तू ही इसमें नहीं बैठेगी तो हमारी इतनी मेहनत का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही पांडे जी को लेकर तेरे ससुराल जाऊंगा। अब खुश है? हाँ पापा जी, अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, आपसे कल बात करूंगी जब आप वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, फोन कट जाता है। अभिषेक चुपचाप अंजलि के पास बैठा उसकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फोन कट जाने के बाद वह अंजलि से उसके दुखी होने का कारण पूछता है।
अंजलि उसे पूरी बात बता देती है। बात पता चलने पर अभिषेक को बहुत बुरा लगता है। वह अंजलि से कहता है, सॉरी अंजलि, मेरी वजह से ही तुम्हें हमेशा ये सब सुनना पड़ता है। मैं जितना सोचता हूँ कि सब मिलजुल कर खुशी से रहे, उतना ही मेरे मम्मी पापा ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे खुद अपराध बोध होने लगता है। पता नहीं ये चीज़ें कब सही भी होगी या नहीं। ये चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वो दूसरों को भी अपने बराबर सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से बहू का मतलब है चुपचाप उनकी हर सही गलत बात को मानने वाली। अगर आपने अपनी कोई बात रख दी तो उल्टा जवाब देना हो जाता है। और लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। क्योंकि वो लड़की वाले हैं। हाँ हाँ, अंजलि अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए हंसने लगती है। अंजलि, संभालो अपने आप को, क्या कह कर रही हो? तुम्हें अपने घर जाना है तो मैं छोड़ आऊँगा, तुम चिंता मत करो, मुझे कहीं नहीं जाना। पता है कभी कभी मन करता है मर जाऊँ। सब खत्म, सारी मुसीबतें ही हमेशा के लिए खत्म, मेरे परिवार की बेइज्जती होना खत्म। पर क्या मैं सुकून से मर सकती हूँ? तब क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कहेंगे, अरे शादी के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, जरूर किसी के से चक्कर चल रहा होगा, लड़की में ही कमी होगी। तब भी मेरी फैमिली को ही सुनना होगा और अपने परिवार का भी ख्याल आता है। उन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की, मुझे इतना प्यार दिया और मैं उन्हें इतना बड़ा दुख दे दूं? वो ये सब डिजर्व नहीं करते। और मैं तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता। अभिषेक अंजलि के आंसू पोंछते हुए उससे सवाल करता है, आपका क्या? आप मुझे से अपने मम्मी पापा की पसंद से दूसरी शादी करना? मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। मैं अपनी इसी शादी में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हें वो फ़ोन ही नहीं देना चाहिए था। मुझे क्या पता पापा ये सब बातें करेंगे। कहकर अभिषेक अपने पापा से बात करने कमरे से बाहर चला आता है। अंजलि भारी कदमों से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब अभिषेक कमरे में आता है तो वह सो चुकी होती है। वह अंजलि को कंबल उठा देता है। अभिषेक अंजलि को सोते हुए देख रहा होता है। कितनी खुश थी उसकी अंजलि अपने घर जाने के लिए, कितनी उत्सुक थी, पर एक फ़ोन ने उसकी सारी खुशी छीन ली। अभिषेक अंजलि के सिरहाने बैठकर उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, ये सब मेरी गलती है। वो तुमसे ये सब कह पाते हैं क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोका नहीं। मुझे लगा वो मेरे मम्मी पापा है, मेरा उनके प्रति फर्ज है। पर अब और नहीं, मेरे तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें मना कर दिया है, अब वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्हें कुछ कहना है तो वो मुझसे कहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी किसी को कुछ कहने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगले दिन अंजलि की आंख जल्दी खुल जाती है। वह बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर ठंडी हवा चलने के कारण वह दोनों हाथों में अपने आप को समेट लेती है। आसमान में पक्षी स्वच्छंद उड़ान भर रहे थे। पंछियों की चहचहाट उसके मन को सुकून दे रही थी। काश मैं भी एक पंछी होती तो इस आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरती, बिना किसी की परवाह किए। अंजलि मन में सोचती हुई गहरी सांस लेती है। क्या सोच रही हो? कहते हुए अभिषेक अंजलि के गले में अपनी बाहें डाल देता है। कुछ नहीं, बस इन पंछियों को देख रही थी। चलिए आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। आप ऑफिस चले जाइए। पर अंजलि, फिर कभी घूमने चलेंगे, आज आप ऑफिस जाइए तो मैं घर पर रुक जाता हूँ। तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। पर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, आपको पता है ना, मुझे थोड़ा समय लगता है पर मैं ठीक हो जाती हूँ। अंजलि, कल के बारे में अभी मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब बात करेंगे। ठीक है। अंजलि हामी सिर हिला देती है। अभिषेक तैयार हो नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रिया बार बार घड़ी की ओर देखे जा रही थी। आज उससे समय काटे नहीं कट रहा था। आज घड़ी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है? वह एक दो बार अपने घर फोन कर चुकी थी। उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसके पापा जी पांडे अंकल के साथ उसकी ससुराल गए हुए हैं। दोपहर 2 बज चुके थे। फोन की घंटी बजती है। अंजलि की मम्मी का फोन था। हेलो मम्मी, बात क्लियर हो गई? हाँ बाबा, हो गई।
जैसे ही तेरे पापा जी घर आए हैं उन्होंने सबसे पहले तुझे ही फ़ोन करने को कहा है। ले अपने पापा से खुद बात कर ले। अंजलि की मम्मी उसके पापा को फ़ोन दे देती है। हेलो हेलो पापा जी नमस्ते। वो पापा जी सारी बात क्लियर हो गई ना? उन्हें पता चल गया कि हमने पूरे पैसे दिए हैं? हाँ बेटा पता चल गया, पर तू पहले सांस तो ले ले। आपने जो कहा उससे सुनने के बाद अब मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ, वरना कल से तो मेरा जैसा दम घुटा जा रहा था। बेटा तू ऐसे परेशान ना हुआ कर, हम है ना तेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए। जानती हूँ पापा जी, तभी तो जी पा रही हूँ। कहते हुए अंजलि चुप हो जाती है। पर पापा जी आपने उन्हें यकीन कैसे दिलाया? अरे ये तो सब पांडे जी का कमाल है। ऐसा क्या हुआ पांडे अंकल ने? पापा जी तू तो जानती है ना, तेरे ससुराल वाले ने अपनी सारी डिमांड तो हमें पेपर पर लिख कर दी थी, क्योंकि पांडे जी बिचौलिया थे और हमारे आदरणीय भी है। तो मैंने सारा सामान और गाड़ी के पैसे उन्हीं से तेरी ससुराल वालों को दिलवाए थे। तो जब उन्होंने सभी कुछ उन्हें दिया तो तेरे ससुर से उनके द्वारा दिए गए पेपर से मिलवाया भी, और जब सब कुछ उनकी मांगों के अनुसार था तो उनसे उस पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए कि हमारी ओर से इतना सामान और पैसे उन्हें दिए गए हैं, और आज वही पेपर काम आ गया। वाह पापा जी पांडे अंकल ने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा आज उन्हीं के कारण हम यह सिद्ध कर पाए, वरना हमारी बेटी तो कभी उस गाड़ी में नहीं बैठने वाली थी जो उसके पापा ने उसके लिए ही दी थी। पापा जी देख अंजलि, कोई कुछ भी कहे तू हमारे लिए अनमोल हो जाती है। हमने तेरी शादी की है, तुझे छोड़ा नहीं है। अगर हम उनकी गलत बातें बर्दाश्त करते हैं तो तेरी खुशी के लिए, और अगर तू ही खुश नहीं है तो इन सब का क्या फ़ायदा? पापा जी अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आगे से आप उनकी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, हमारी खुशी तो बस इसमें है कि तू हमेशा खुश रहे। अच्छा अब जल्दी फ़ोन रख और कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा। आपको कैसे पता? हम क्या अपनी बेटी को नहीं जानते? पापा जी आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं और तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। अपने पापा से बात होने के बाद जब अंजलि को काफ़ी हल्का लग रहा था, अंजलि वर्तमान में लौट आती है। कहाँ उसे पहली करवा चौथ पर अपने घर जाना था और कहाँ उन्होंने पैसे को लेकर उसे ताने मारने शुरू कर दिए थे। पता नहीं इन लोगों के दोहरे मापदंड पर कब समाप्त हो गए। 9 महीने पूरे होने पर अंजलि ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी जिंदगी अब खुशहाल थी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह की नकारात्मकता और अपने पास नहीं आने देगी। उसे समझ आ गया था कि दूसरे नहीं बदलने वाले, इससे अच्छा है हम बदल जाए और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो हमें खुशी देती है।